नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 1084 का इंसाफ। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं, उन पन्नों को खंगालने जा रहे हैं जहां इंसाफ कहीं खो गया है, जहां लोगों की पलकें आज भी गिली हैं, जख्म अभी भरे नहीं और इंसाफ भी मिला नहीं। जी हां, आज हम 84 के दंगों के पीड़ितों का दर्द, उनकी तकलीफें लेकर आपके सामने हाजिर हैं, ताकि उनके हिस्से का हक उन्हें मिल सके, ताकि वो अपनी तकलीफों की छांव से बाहर आ सके। बोकारो के कुछ लोगों का दर्द हम आपसे साझा करेंगे, जो आज भी मदद के लिए मोहताज हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी फरियाद सुन ले, शायद प्रशासन उनकी बात सुन ले, सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए। तो आज बात होगी 84 के दौर की, जिसकी परछाइयां आज तक हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात बोकारो के उन परिवारों की जिनकी आंखों में आज भी सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं है। 31 साल गुजर गए उस त्रासदी को हुए जिसे अब कोई याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन इन 31 सालों में मदद के हाथ चंद फासले तय नहीं कर पाते हैं। आंखों में आंसुओं और होठों पर सिसकियों के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। ये आंसू बरसों से थम नहीं रहे, बहते ही जा रहे हैं। वो 1984 का दौर था। साल 84 ने ऐसे जख्म दिए जिसकी यादें जहन से जाती नहीं। आंसू हैं कि अब भी थमते नहीं। 31 साल गुजर गए, लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है। फिर चाहे वो इंसानों के दिल में हो या फिर हमारी राजनीति में, ये जख्म आज भी ताज़ा है। 84 में जो तांडव हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसका सबसे ज़्यादा असर कानपुर में हुआ और फिर उसके बाद बोकारो में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। आज भी पीड़ित परिवार के लोग जब उस दिन को याद करते हैं तो आंखों से बरबसी आंसू छलक जाते हैं, पलकें भीग जाती हैं और दिल में एक टीस उठती है कि ये जख्म भरता क्यों नहीं। इन आंखों ने अपनों को खुद से जुदा होते हुए देखा था, अपने ही आंखों के सामने अपनों को बिछुड़ते हुए देखा था। इन आंखों में आज भी वो मंजर कैद है। इनका एक ही सवाल है कि उनका कसूर क्या था, और मलाल इस बात का भी है कि ये हाथ अपनों को बचाने में लाचार कैसे हो गए, कमजोर कैसे हो गए। आग लगा दिया। तो हम लोग क्या हुआ, आग लगा दिया तो बोले क्या हुआ। उसके बाद में पूरा भीड़ जुट गया, घर से सामान पूरा निकालना, लूट मार सब एकदम सामान ले गया। उसके बाद में पता चला कि लाश मिला। फिर मेरे भैंसुर को भी पूरा काट उठ के सामने में देखे कि काट उठ के सब फेंक दिया। बोकारो की धरती पर भी हैवानियत का शैतान उतरा था। लोगों के खून बहे थे और परिवार के लोग बिछुड़ते चले गए, अपनों को लोग खोते चले गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने वो दर्द सहा है जो फिर कभी मिट नहीं सका। कितने नाम लिए जाएं, गुरु नानक, मंजीत कौर, बलदेव सिंह, सबकी कहानी एक जैसी है। किसी ने अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया तो किसी ने अपने परिवार के 6 लोगों को खो दिया। किसी ने अपनी आंखों के सामने अपनों को जलते हुए देखा तो किसी ने अपनों के टुकड़े होते हुए देखा। उस समय हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे और हम लोगों ने सुना कि इंदिरा गांधी जी की किसी सरदार जी ने हत्या कर दी है, जिसके बारे में हमारे घर में किसी को कुछ पता नहीं था। हम लोग रात में तो अपने घर में ठीक ठाक से सारे कोई रहे। सवेरे जब हल्ला हुआ, चारों तरफ से देखे, बहुत सारी भीड़ आई हमारे घर के पास आके, जहां हमारा दरवाजा था, खिड़कियां थी, उसके सामने में मिट्टी का तेल, पेट्रोल डालकर सबने आग लगा दी। जब सारे घर के खिड़कियां और दरवाजे जल गए तो हमारे हस्बैंड और ससुर जी और हमारे भैया घर से बाहर निकले। वो निकलकर जहां ज़्यादा लोग पंजाबियों की आबादी थी उस तरफ को गए, लेकिन वहां भी आगे से वो लोग उस जगह से मार के सबको लौट रहे थे और वहां उन्होंने घेर के 3 जन को मार दिया। और यही है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको दूर किया जाए और हमारी सहायता की जाए। पुरानी बातों को याद करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं।
लेकिन 31 साल बीत जाने के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। पहले अपनों को खोया और अब अपना हक पाने के लिए सरकारी बाबुओं और दफ्तरों में जिंदगी गुजर रही है। सरकार पर आस है कि सरकार के हाथ मदद में आगे आएंगे, लेकिन बरस पर बरस बीत रहे हैं। सत्ता में सरकार बदल रही है और उम्मीद अब भी बाट जो रही है। मेरे हस्बैंड की डेथ 84 राइट में हुई थी और सब घर बार भी लुटा गया था। आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया, खाली 3.5 लाख रुपए मिले हैं और बच्चे को भी कोई सेटल नहीं कर पाए हैं। पेंशन की गुजारिश है कि जो 84 से पेंशन देने की गुजारिश की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से, डीसी साहब से, मुख्यमंत्री जी से मेरी यही गुजारिश है कि हम लोगों का दुख, दंगा पीड़ित वालों को दुख पीड़ित देखते हुए सहायता की जाए। सचिवालय जाते हैं, डीसी साहब के यहाँ जाते हैं तो यही कह देते हैं कि ठीक है आपका काम हो गया है, यही कागज पत्र में ही रह गया है, लेकिन आज तक हम लोग को लाभ नहीं मिल पाया है। उतने तो हम लोग कर्जदार हो गए हैं ले लेके। तो यही आशा थी हम लोग को कि पेंशन मिलेगी, घर मकान मिलेंगे, यह आज तक नहीं मिल पाया है। हम लोग को यही गुजारिश है कि 84 राइट से हम लोग की पेंशन देने की कृपा की जाए और हम लोग के बच्चों को सेटल करने की कृपा की जाए। 1984 में हुए भयानक दंगे के बाद कुछ को मुआवजे भी मिले तो कुछ के हाथ खाली रह गए। सरकार ने पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन पीड़ितों की शिकायत है कि 2 साल तक देने के बाद वो भी रोक दी गई। अब आलम यह है कि इन परिवार वालों पर कर्ज का भूत भी सवार हो गया है। उम्मीद थी कि पेंशन मिलते ही सारे कर्ज उतार देंगे, लेकिन कमबख्त उम्मीदें भी सरकारी बाबुओं के दर पर आकर अपना दम तोड़ने लगती हैं। 6 आदमी इसमें मृत्यु हो गया, मेरे गोली लग गया, बाजू में सिर में बहुत चोट आ गया। अपनी तरफ से मार के फेंके, कोई ले गया उठा के इलाज कराया किधर। लेटर मेरे पास है, 60 आदमी का लेटर है जितने मंत्री है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं। यहाँ डीसी नहीं सुनता, यहाँ का कोई आदमी सुनने वाला है ही नहीं। हम लोगों को बहुत दिनों के बाद 2006 में सरकार ने घोषणा की कि डेथ केस वालों को मुआवजा मिलेगा। हम लोगों को 3.5 लाख रुपया का मुआवजा मिला और बाकी लोगों को पेंशन देने की बात हुई थी। जो पेंशन हम लोगों को लागू हुई 2008 में और 2008 में लागू होके 2 साल तक कभी 2 महीनों की, कभी 3 महीनों की इस तरह मिली और उसके बाद हमारी वो पेंशन बंद हो गई। और उसके बाद 4 साल की पेंशन हमारी कागज पत्रों में तो बनी हुई है। डीसी साहब के पास हम लोग जाते हैं तो डीसी साहब वो कहते हैं कि हमारे पास अलॉटमेंट नहीं है, रांची से काम होगा। रांची जाते हैं तो रांची वाले कहते हैं कि आपका ये सारा काम डीसी साहब के यहाँ से होगा और हमारा काम अभी तक हुआ नहीं। हमारी जितनी पेंशन की राशि बनी है उतनी तो हम लोगों ने सब लोगों से कर्जा लेके खा लिया है। पीड़ितों का दर्द लेकर हम जिले के उपायुक्त साहब के पास भी पहुंचे। साहब का कहना है कि उनकी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने सरकार के पास पैसे के आवंटन के लिए लिखा भी है, लेकिन अभी पैसे आए नहीं हैं। आते ही इन लोगों की पेंशन शुरू कर दी जाएगी। ये इशू मेरे नज़र में नहीं है, हम उसको दिखवा लेते हैं क्या मामला है। मतलब क्या लगता है कि सर जो है वो लोग आपके पास नहीं, कुछ लोगों का पेंशन का लिए तो हमने स्वयं भेजा है। अब जिस इशू के बारे में बोल रहे हैं कि उसका पेंडिंग है, हमने कुछ रिक्वेशन भी, याचना भी किया है अलॉटमेंट के लिए और कुछ का पेमेंट भी हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस कोई है हम उसको दिखवा लेंगे। अपनों के बिछड़ने का दर्द कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन दंगे की आग की भेंट चढ़ने से बच गए लोगों के आंसू पोंछे जा सकते हैं। उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी आंख से बहते आंसू रुक सके। लेकिन हकीकत यह है कि 31 साल बाद भी उन आंखों की पलकें गीली हैं। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है 84 की दास्तान।
ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको जिनकी तस्वीरें दिखाई, जिनका दर्द आपके साथ साझा किया, दरअसल ये लोग उस दंगे के पीड़ित हैं जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़का था। हजारों लोग मारे गए थे, ना जाने कितने बेघर हो गए थे और ना जाने कितने जिंदा होते हुए भी अपने परिवार से बिछड़ चुके थे। आखिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई कैसे थी? मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। राजनीति के दांव हमेशा सही नहीं पड़ते। कोई भी राजनेता कभी राजनीति के बुलंदी पर होता है तो फिर उसे राजनीति के निचले पायदान पर भी होते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ इंदिरा गांधी के साथ भी। उनका राजनीतिक जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा। स्वर्ण मंदिर। इस स्वर्ण मंदिर का इंदिरा गांधी के जीवन में, उनके राजनीतिक सफर में खास स्थान रहा है। स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए बेहद ही पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन 1984 में हालात अनुकूल नहीं थे। देश विभाजनकारी ताकतों की साजिशों का शिकार हो रहा था। भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। देश पर खतरा मंडरा रहा था। और फिर स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों के घुस जाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वहां सेना भेजनी पड़ी, हस्तक्षेप करना पड़ा। यह पहली बार था जब स्वर्ण मंदिर में सेना घुसी थी। सेना के चलाए ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए। इंदिरा गांधी के इस कदम का असर पूरे देश पर पड़ा। समूचा भारत जल उठा। देश भर के सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति जबरदस्त असंतोष और गुस्सा भड़क उठा। दंगा भड़कने लगा। लेकिन जो होना था वो तो अब हो चुका था। अब उसका प्रतिफल सामने आ रहा था। पूरे देश में चिंता की लहर फैल गई। पहले से ही हालात ठीक नहीं थे और अब तो हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों में सिख भी शामिल थे। पार्टी में मांग उठने लगी, सिख अंगरक्षकों को सुरक्षा से हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इंदिरा गांधी जितनी बहादुर महिला थी, उतनी ही निडर राजनेता भी थी। धर्मनिरपेक्षता में उनका विश्वास था, लिहाजा वो सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन क्या उनका यह फैसला सही था? सुबह का वक्त था। 31 अक्टूबर की तारीख थी। यह उसी तारीख की सुबह थी जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। यह दिन भी हर रोज की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन यह दिन हर रोज से हटकर साबित हुआ।
इंदिरा गांधी उड़ीसा में तूफानी चुनाव प्रचार कर 30 अक्टूबर की शाम को दिल्ली वापस लौटी थी। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी दिल्ली के अपने घर में थी। ब्रिटिश फिल्म मेकर के साथ लॉन में इंटरव्यू की तैयारी थी। इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने की तैयारी हो रही थी। 31 तारीख की सुबह इंदिरा गांधी तैयार हुई और लॉन की तरफ बढ़ती हैं। इंदिरा तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में इंदिरा उस गेट से करीब 11 फीट की दूर पहुंच चुकी थी, जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। गेट के पास बेअंत सिंह खड़ा था। वो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। उसके बगल वाले संतरी बूथ में सतवंत सिंह भी ड्यूटी पर तैनात था। इंदिरा ने बेअंत और सतवंत को खुद नमस्ते कहा, लेकिन तब किसी को यह पता नहीं था कि इंदिरा का यह नमस्ते आखिरी बार किया गया था। इसी के बाद बेअंत सिंह ने अचानक .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह जाते हैं। पल भर के भीतर ही बेअंत सिंह 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार देता है। 3 गोलियों की मार इंदिरा गांधी नहीं झेल पाती, वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद सतवंत का हथियार भी इंदिरा की तरफ घूम जाता है। जमीन पर गिरने के दौरान ही कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दाग दी। इंदिरा का शरीर गोलियों से लहूलुहान हो चुका था। पूरे देश में इंदिरा गांधी की मौत की, उनकी हत्या की खबर फैल जाती है। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। गोलियों का शिकार होकर इंदिरा गांधी जो एक बार गिरती हैं तो फिर कभी नहीं उठ पाती। उनकी हत्या हो चुकी थी और फिर उसके बाद पूरा देश नफरत और गुस्से से भर जाता है। सिख समुदाय के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगता है और जब वो फूटता है तो पूरा देश उसमें जलने लगता है। उस दौर की तपिश आज भी बाकी है। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने ही हत्या कर दी थी और इसके बाद देश जलने लगता है। जगह जगह दंगे भड़क जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो जाते हैं। दंगाइयों का एक झुंड आता था और फिर न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बना लेता था। इस दंगे ने दिल्ली पर अपना खासा प्रभाव छोड़ा था। इंदिरा की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली। तब राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती ही है। लोग नहीं चाहते और इस सवाल को उठाने से घबराते हैं। उसके राजनीतिक कारण है। इसमें कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी थी। राजीव गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उनकी जो वक्तव्य आया था, उसे माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में रही है वर्षों तक। स्वाभाविक रूप से इस दंगे की जिम्मेदारी ईमानदारी से लेने की स्थिति में नहीं रही है और स्वाभाविक है अगर लंबे समय तक वो शासन में रहेगी थी तो उन लोगों को दंडित करने से भागती रही। वाकई में पूरे देश की जमीन हिल रही थी, आग सुलग रही थी। देश दंगों की आग में झुलसने लगा। लोगों में सिख समुदाय को लेकर खासा आक्रोश देखा जाने लगा। जिन लोगों ने ये नज़ारा देखा, जिन्होंने ये त्रासदी झेली, वो चाह कर भी उसे भुला नहीं पाए।
तब देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और जैल सिंह भी लोगों के गुस्से का शिकार बनने से नहीं बच सके। उनके काफिले पर भी गुस्साए लोगों ने हमला बोल दिया। कहीं सिखों को पीटा जा रहा था तो कहीं उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी। सिखों के घरों, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा था। लोग इंदिरा गांधी की हत्या से बेहद नाराज थे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और फिर इसके बाद भड़के दंगे में हजारों जानें चली गई थी। जिनका कोई कसूर नहीं था वो भी इसमें पिस रहे थे। दिल्ली के कानपुर को पार करते हुए दंगे की आग बोकारो तक पहुंच चुकी थी। बोकारो में भी सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। 3 दिनों तक देश भर में ये आग जलती रही। लोग मरते रहे और पुलिस नाकाम साबित होती रही। और फिर जब सेना को बुलाया गया तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। सिख दंगों में बिहार और झारखंड के कई इलाकों में सिखों को परेशानी हुई, उनका नुकसान हुआ और ये एक त्रासदी थी सिख समुदाय के लिए और ये एक शर्मनाक घटना थी। और आज भी मेरी व्यक्तिगत स्मृति उसको याद कर करके शहर उठती है और मैं मानता हूँ कि उसका असर बिहार और झारखंड पर पड़ा। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दंगों की जांच के लिए कई समितियां भी बनाई गईं। सरकार ने 84 में हुए दंगों की जांच के लिए 3 कमीशन और 7 कमेटियां बनाई। इन सभी ने सिख विरोधी दंगों की जांच की और सभी ने ये भी बोला कि इन दंगों के दौरान काफी गलत हुआ है, अत्याचार हुए हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला ये आप भी जानते हैं। आज तक सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की आंखें सुनी हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि देश में कोई तो उनकी फरियाद सुने, उनके दर्द को समझे। साफ है, हिंसा के शिकार पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, पटना। 31 साल गुजर चुके हैं, आंखें पथरा चुकी हैं, लेकिन जिन आंखों ने वो मंजर देखा है वो उसे कैसे भूलें। जरूरत है उन जख्मों पर मरहम लगाने की, उनका दर्द बांटने की, अतीत में जो एक गलती हुई उसे सुधार कर उनकी खुशियां बांटने की, ताकि उन आंखों में भी खुशियों का बसेरा हो। यह थी हमारी आज की खास पेशकश। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।